अगर आरक्षण का मतलब सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को आगे लाना है, तो एक सवाल पूछना जातिवाद कैसे हो गया? अगर एक ही परिवार आरक्षण का लाभ लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से मजबूत होता चला जाए और उसी समुदाय का दूसरा बच्चा आज भी गरीबी, कमजोर स्कूल और अवसर की कमी से जूझता रहे, तो क्या दोनों को हमेशा एक ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए? और अगर SC/ST एक्ट जैसे कानून वास्तव में पीड़ितों की रक्षा के लिए है, तो क्या उनके संभावित दुरुपयोग पर सवाल उठाना भी गलत माना जाना चाहिए? आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आरक्षण का लाभ आखिर पहुंच किस तक रहा है। क्या हम आरक्षण को पूरी तरह खत्म करें या फिर उसे इतना लक्षित बनाएं कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद को सबसे पहले लाभ मिले? और अगर किसी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या उसकी समीक्षा करने की मांग करना भी गलत है? आज भावनाओं से नहीं, सीधा सवाल से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर चल रही चर्चा के बीच यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज होने की खबर सामने आई है। शिकायत में सांसद चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर कथित आपत्तिजनक और जाति सूचक टिप्पणियों के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ एक कानून का एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखना जरूरी है। FIR दर्ज होना दोष सिद्ध होना नहीं होता। शिकायत में लगाया गया आरोप अपने आप सच साबित नहीं हो जाता। भारती ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने अपने परिवार को लेकर की गई टिप्पणी को जवाब दिया था और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के आरोप से इनकार किया है। अब इसी जगह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। आरक्षण की आलोचना करना एक बात है और किसी व्यक्ति या समुदाय को जाति के आधार पर अपमानित करना दूसरी बात। अगर किसी ने आरक्षण की नीति पर सवाल उठाया है, तो उसका जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में जाति सूचक या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और कानून अपना काम भी करे। और किसी FIR को देखकर SC/ST एक्ट को ही गलत कानून कह देना भी सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसी कानून की धमकी देते हुए दिखते हैं। ये उसमें रूल में मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा करा सकता हूं, आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने 7 दिन में पैसा उनके खाते में नहीं भेजा ना, CO साहब को भी, CO साहब और आप पे दोनों मुकदमा करा, DM साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम मेरे लिए। कानून के उद्देश्य और किसी खास मामले में उसका इस्तेमाल दोनों अलग अलग सवाल हैं, लेकिन ये तरीका भी सही नहीं है। अब असली सवाल पर आते हैं, आरक्षण आया क्यों? भारत में आरक्षण किसी एक दिन लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे लंबे समय की सामाजिक असमानता, जात के आधार पर भेदभाव, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचना और सार्वजनिक जीवन में असमान प्रतिनिधित्व का इतिहास था। संविधान बनाते वक्त सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सबको कागज पर बराबर अधिकार दे दिया जाए। सवाल ये भी था कि अगर समाज पहले से ही असमान है, तो क्या सिर्फ कागज पर बराबरी लिख देने से वास्तविक बराबरी आ जाएगी? मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पीढ़ियों से अच्छी शिक्षा, किताबें, इंटरनेट, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक संसाधन मौजूद है। मैं किसी रियल लाइफ एग्जांपल नहीं लूंगा, नहीं तो पता चले। दूसरा ऐसे घर से आता है जहां माता पिता को खुद ज्यादा नहीं पढ़ पाए, स्कूल की गुणवत्ता कम है, घर की आय सीमित है और बच्चा पहली बार कॉलेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दोनों को एक ही परीक्षा में बैठा देना जरूरी है, लेकिन ये कह देना कि दोनों की शुरुआत भी बिल्कुल एक जैसी थी, ये सच नहीं है। इसी वजह से आरक्षण और दूसरे सकारात्मक उपायों की जरूरत समझ में आती है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी पैदा हो जाता है, जो व्यवस्था वंचित व्यक्ति को आगे लाने के लिए बनी है, क्या उसकी समीक्षा भी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और समीक्षा का मतलब आरक्षण को तुरंत खत्म कर देना नहीं होता। समीक्षा का मतलब ये भी हो सकता है कि देखा जाए कि इसका लाभ किस तक पहुंच रहा है, कौन अभी भी पीछे है और कौन पहले ही काफी आगे जा चुका है। अब चंद्रशेखर रावण के घर के बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत तो नहीं है। रिजर्वेशन की जरूरत उस किसान के बेटे को है जिसकी आय सिर्फ पेट भरने तक है। तो अब यहाँ आता है सबसे विवादित सवाल, क्या आरक्षण का लाभ एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहना चाहिए? मान लीजिए एक परिवार ने आरक्षण का लाभ लिया, उनके बच्चे को अच्छा कॉलेज मिला, अगली पीढ़ी में माता पिता दोनों उच्च शिक्षित हैं, घर में अच्छी नौकरी है, इंटरनेट है, कोचिंग है, किताबें हैं और आर्थिक परेशानी भी नहीं है। अब उसी समुदाय का दूसरा बच्चा देखिए, उसके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, घर की आय कम है, स्कूल कमजोर है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है और वह अपने परिवार का पहला बच्चा है जो कॉलेज जाना चाहता है। अब सवाल पूछिए, सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? पहले से मजबूत परिवार के बच्चे को या उस बच्चे को जो अभी वास्तव में सबसे पीछे खड़ा है? यही सवाल आरक्षण विरोधी बहस का सबसे मजबूत हिस्सा हो सकता है। ये किसी जाति के खिलाफ सवाल नहीं है, ये लाभ के लक्ष्य पर सवाल है। लेकिन यहाँ एक गलती नहीं करनी चाहिए, सिर्फ गरीबी को आरक्षण का एकमात्र आधार बना देना भी हर समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जाति और गरीबी एक चीज नहीं है। और कोई व्यक्ति आरक्षित समुदाय से हो सकता है लेकिन आर्थिक और शैक्षिक रूप से काफी मजबूत हो चुका हो। इसलिए केवल जाति देखो भी अधूरा है और केवल गरीबी देखो भी अधूरा है। हमें परिवार की आय, माता पिता की शिक्षा, स्कूल की गुणवत्ता, पहली पीढ़ी का उच्च शिक्षा,
विद्यार्थी होना, कोचिंग और डिजिटल रिसोर्स की उपलब्धता, पढ़ाई का माहौल, ग्रामीण या अन्य वंचित क्षेत्र की पृष्ठभूमि और जहां प्रासंगिक और सामाजिक भेदभाव जैसे कई संकेतों को साथ देखना होगा। यानी वास्तविक वंचना को एक ही पैरामीटर से नहीं समझा जा सकता। अब बात करते हैं मेरिट की। अक्सर कहा जाता है आरक्षण हटाओ, सिर्फ मेरिट दिखाओ। सुनने में बात बहुत सीधी लगती है, लेकिन मेरिट बनती कैसी है? एक बच्चे को बचपन से अच्छा स्कूल मिला, घर में पढ़े लिखे माता पिता हैं, प्राइवेट ट्यूशन है, कोचिंग है, इंटरनेट है, किताबें हैं और घर में पढ़ाई का अलग माहौल है। दूसरे बच्चे को इनमें से आधी चीजें भी नहीं मिली। फिर दोनों को एक ही परीक्षा में बैठाकर कहना कि जिससे ज्यादा नंबर लाए वही ज्यादा योग्य है। बहुत सरल जवाब है, क्योंकि परीक्षा के दिन की समानता से पहले की 18 साल की असमानता गायब नहीं हो जाती। इसलिए मेरिट जरूरी है, लेकिन मेरिट को अपॉर्चुनिटी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। साथ ही इसका उल्टा भी सच है। सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति का जन्म किसी आरक्षित समुदाय में हुआ है, उसकी हर परिस्थिति को हमेशा एक जैसे मान लेना भी नहीं सही है। अगर किसी परिवार की स्थिति कई पीढ़ियों में बदल चुकी है, तो नीति को उस बदली हुई स्थिति को देखने की क्षमता भी रखनी चाहिए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली संविधान पीठ ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह मामले में एससी के भीतर यूपी वर्गीकरण के सवाल पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। बहुमत ने माना कि अनुसूचित जातियों के भीतर यूपी वर्गीकरण संवैधानिक रूप से संभव हो सकता है, पर उसके पीछे संवैधानिक आधार और पर्याप्त अनुभवजन्य आंकड़े होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने का आदेश दे दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सामने आया। एक बड़े आरक्षित समुदाय के अंदर भी ये देखा जा सकता है कि कौन कितना पीछे है और किस समूह को कितनी सहायता मिल रही है। तो फिर यही सवाल आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? अगर आंकड़े दिखाते हैं कि किस समूह को लगातार ज्यादा लाभ मिल रहा है और किसी दूसरे समूह को लगातार कम, तो नीति बनाने वालों को इस अंतर को देखना नहीं चाहिए। यही पॉलिसी रिव्यू, यही सोशल जस्टिस को और टारगेटेड बनाने की कोशिश है। अब आते हैं SC/ST एक्ट पर। इस कानून का मूल उद्देश्य सामाजिक रूप से पीड़ित समुदाय को अत्याचार और भेदभाव से सुरक्षा देना है। इस उद्देश्य को नाकारना सही नहीं होगा। भारत में जातिगत अत्याचार का इतिहास और उसकी वास्तविकता ऐसी है कि कानूनी सुरक्षा की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या किसी सख्त कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सेफगार्ड्स हैं? ये सवाल कानून के अस्तित्व के खिलाफ नहीं है। किसी कानून के दुरुपयोग पर सवाल करना और उस कानून को ही खत्म करने की मांग करना अलग चीजें हैं। अगर किसी खास मामले में दुरुपयोग का आरोप है, तो उसका फैसला विधियों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद या उनके समर्थकों के बारे में ये कहना कि वो विरोधियों को SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखा दिया है। ऐसे आरोप को बिना प्रत्यक्ष और भरोसेमंद प्रमाण के तथ्य पर ही बोलना चाहिए, और इसीलिए मैंने वीडियो आपको सामने दिखा दिया। यही न्यायिक सोच होनी चाहिए। अब एक और सवाल, अगर किसी व्यक्ति ने आरक्षण की नीति की आलोचना की, तो क्या उसकी हर बात को जातिवाद कह देना सही है? नहीं, नीति की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अगर आलोचना के नाम पर किसी जाति या समुदाय को नीचा दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है या जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसे भी सिर्फ पॉलिसी क्रिटिसिज्म कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें भाषा और तर्क दोनों के बीच में अंतर करना होगा। आरक्षण की नीति पर सख्त सवाल पूछिए, लेकिन व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ जाति आधारित अपमान को आलोचना का नाम मत दीजिए। इसी तरह किसी सख्त कानून का नाम आते ही हर आरोपी को दोषी मत मान लीजिए। अब जरा आरक्षण की पूरी तस्वीर देखिए। अगर किसी समुदाय को आज भी सामाजिक भेदभाव का सामना है, तो उसकी सामाजिक वंचना को सिर्फ पैसों से नापना गलत होगा। लेकिन अगर उसी समुदाय के अंदर कुछ परिवार पहले ही बहुत आगे जा चुके हैं और कुछ अभी भी सबसे पीछे हैं, तो इस अंतर को नजरअंदाज करना भी गलत होगा। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जाति या गरीबी, सवाल होना चाहिए वास्तविक वंचना को हम कितनी ईमानदारी से पहचान रहे हैं। और एक और कड़वी सच्चाई है, आज एक सामान्य वर्ग का गरीब बच्चा और एक आरक्षित वर्ग का गरीब बच्चा एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझने लगते हैं। लेकिन सोचिए, दोनों के माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जिंदगी जिए। दोनों कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, दोनों को अच्छी नौकरी चाहिए, दोनों के सामने अवसर की कमी है। तो फिर इन दोनों बच्चों को आपस में लड़ाने के बजाय सवाल ये क्यों नहीं होता कि भारत में अच्छी शिक्षा इतनी सीमित क्यों है? क्यों एक कॉलेज की सीट के लिए हजारों बच्चों को लड़ना पड़ता है? क्यों अच्छी कोचिंग इतनी महंगी है? क्यों सरकारी स्कूल की गुणवत्ता हर जगह एक जैसी नहीं है? क्यों उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए अवसर इतने सीमित हैं? अगर अवसर बढ़ेंगे तो प्रतिशत की लड़ाई भी कम होगी। आज हम अक्सर बच्चों को ये समझाने लगते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम दूसरे बच्चों की कैटेगरी है, लेकिन असल प्रॉब्लम कई बार कैटेगरी से पहले अपॉर्चुनिटी की कमी होती है। अगर हम सच में रिजर्वेशन की लड़ाई
कम करना चाहते हैं तो सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी पर डिबेट करना काफी नहीं है। हमें स्कूल सिस्टम पर बात करनी होगी, हमें हायर एजुकेशन की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें अफोर्डेबल कोचिंग और स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें पहली पीढ़ी के स्टूडेंट को मेंटरशिप देनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन को सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहना देना होगा जो उसको खरीद सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आरक्षण को खत्म करना ही सॉल्यूशन है? बिना कंप्रेहेंसिव डाटा के ऐसा फैसला लेना सही नहीं होगा। लेकिन क्या रिजर्वेशन में चेंजेस होने चाहिए? हाँ, बहुत जरूरी है, चेंज होना चाहिए अगर डेटा उसकी जरूरत दिखाता है। क्या बेनिफिट्स को और टारगेटेड बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और क्या सोशल डिसएडवांटेजेस के साथ इकोनॉमिक और एजुकेशनल डिसएडवांटेज को भी पॉलिसी डिजाइन में ज्यादा सीरियसली लिया जा सकता है? हाँ, क्या जहां संवैधानिक और कानूनी रूप से संभव हो वहां एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को और प्रभावी बनाया जा सकता है? इस पर भी डाटा और कानूनी फ्रेमवर्क के साथ बहस होनी चाहिए। यानी असली सवाल रिजर्वेशन यस और नो से ज्यादा बड़ा है। असली सवाल है रिजर्वेशन को कितना इफेक्टिव बनाया जाना चाहिए। और इसके साथ एक और सवाल, रिजर्वेशन की जरूरत को धीरे धीरे कम करने के लिए हम सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम को कितना बेटर बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम हर साल वही लिमिटेड सीट्स रखेंगे, स्कूल सिस्टम में बड़ा अंतर रखेंगे और फिर बच्चों को कैटेगरी के आधार पर एक दूसरे के सामने खड़ा करेंगे तो ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। आज एक वर्ग कहेगा हमें कम मिला, कल दूसरा वर्ग कहेगा हमें कम मिला, फिर तीसरा वर्ग अपनी हिस्सेदारी मांगेगा और हम बच्चों को अवसर देने के बजाय परसेंट की लड़ाई में उलझे रहेंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये तय करना नहीं होनी चाहिए कि कितनी सीट किस कैटेगरी को मिलेगी। सरकार की जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि इतने बच्चे तैयार हों कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब के अवसर कुछ हजार सीट्स तक सीमित ना रहे। अगर 100 सीट्स के लिए 10,000 बच्चे लड़ेंगे तो रिजर्वेशन पर लड़ाई होगी। अगर क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज इतनी बढ़ जाएं कि 10,000 बच्चों के लिए 5,000 अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं तो कंपटीशन का प्रेशर भी कम होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ कोटा पॉलिसी नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है अपॉर्चुनिटी का एक्सपेंशन। अब अंत में वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आरक्षण का मकसद सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को आगे लाना है तो क्या ये पूछना गलत है कि सबसे पीछे कौन है? नहीं। अगर हम पूछते हैं कि एक पॉलिसी का बेनिफिट किस तक पहुंच रहा है तो हम पॉलिसी को तोड़ नहीं रहे हैं, हम पॉलिसी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर हम SC/ST एक्ट के मिसयूज की पॉसिबिलिटी पर सवाल करते हैं तो हम जरूरी नहीं कि SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ हो जाते हैं। और अगर हम जातिगत अत्याचार के खिलाफ सख्त कानूनी प्रोटेक्शन का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम FIR में आरोप का ऑटोमेटिकली सच मान रहे हैं। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। कानून जरूरी हो सकता है और कानून की अकाउंटेबिलिटी जरूरी हो सकती है। आरक्षण जरूरी हो सकता है और आरक्षण की समीक्षा भी जरूरी हो सकती है। सामाजिक वंचना को एड्रेस करना जरूरी हो सकता है और वास्तविक सबसे वंचित व्यक्ति को ज्यादा टारगेटेड सपोर्ट देना भी जरूरी हो सकता है। हमें 3 अतियों से बचना होगा। पहली अति, आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दो। दूसरी अति, आरक्षण पर कोई सवाल ही मत पूछो। और तीसरी अति, जो इसका विरोध करता है वो जातिवादी है। तीनों बातें बहस को आसान बनाती हैं, लेकिन भारत की समस्या इतनी आसान नहीं है। हमें पूछना होगा कौन वास्तव में वंचित है, किस वजह से वंचित है, कितना वंचित है और जिस व्यक्ति को उठाने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी क्या वह वास्तव में उस पॉलिसी का लाभ पा रहा है? अगर हाँ तो उसे मजबूत कीजिए, अगर नहीं तो उसे सुधारिए। अगर किसी कानून की जरूरत है तो उसे बनाए रखिए। अगर उसमें लूप होल या मिसयूज की पॉसिबिलिटी है तो सेफगार्ड्स पर बात कीजिए, लेकिन किसी भी साइड को बिना एविडेंस को पूरा सच मत मान लीजिए। और सबसे अंत में एक बात जो शायद इस पूरी बहस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्य वर्ग का गरीब बच्चा किसी आरक्षित वर्ग के गरीब बच्चे को दुश्मन नहीं है और आरक्षित वर्ग का गरीब बच्चा भी सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे का दुश्मन नहीं है। दोनों बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर्स, स्कॉलरशिप, अफोर्डेबल कोचिंग, इंटरनेट मेंटरशिप और सबसे बढ़कर आगे बढ़ने का मौका है। अगर हम ये मौका बढ़ा दें तो रिजर्वेशन की लड़ाई भी धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि जब अवसर ज्यादा होंगे तब किसी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि दूसरे बच्चे को नीचे किए बिना वो खुद ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए आज की बहस अजीत भारती बनाम चंद्रशेखर आजाद की नहीं होनी चाहिए। ये बहस इस बात पर होनी चाहिए कि भारत में न्याय का मतलब क्या है। क्या न्याय का मतलब व्यक्ति को हमेशा एक ही चीज दे, या न्याय का मतलब है कि जिस व्यक्ति को वास्तव में ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए। मेरी नजर में दूसरा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जवाब नारे से नहीं मिलेगा। इसका जवाब आंकड़ों से मिलेगा, डेटा से मिलेगा, ग्राउंड रियलिटी से मिलेगा और सबसे बढ़कर ईमानदार पॉलिसी रिव्यू से मिलेगा। आरक्षण किसी जात की अस्थायी विरासत नहीं होनी चाहिए और मेरिट भी किसी सुविधा संपन्न शुरुआत का दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां की बच्चे को सिर्फ अपने जन्म की वजह से पीछे ना रहना पड़े, लेकिन जब तक वास्तविक सामाजिक असमानता मौजूद है तब तक सकारात्मक नीति की जरूरत को भी समझना होगा। और जब किसी नीति में कमी दिखे तो उस पर सवाल पूछने का अधिकार भी होना ही चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना जातिवाद नहीं है, सवाल का जवाब देना लोकतंत्र है। और वही जंतर मंतर पे अभी हो रहा है। और आरक्षण पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जिस व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी क्या इसका लाभ वास्तव में उसी तक पहुंच रहा है? अगर हाँ तो उसे मजबूत कीजिए, अगर नहीं तो उसे सुधारिए। लेकिन सवाल पूछने से मत डरिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा नारा नहीं
परिणाम होता है। आखिरी में सिर्फ मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, रिजर्वेशन मस्ट बी वन टाइम वन फैमिली। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स आपको जेन्युइन लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।